चलिए 10 का बाजार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब एक बाजार पर फंडामेंटल नजरिया भी लेते हैं कि इस वक्त किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए, अर्निंग्स पर क्या ट्रिगर होना चाहिए, ग्लोबल मार्केट से कितनी बड़ी स्ट्रेंथ बाजार डिस्काउंटिंग कर रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ LIC MS के योगेश पाटिल जी बने हुए हैं। योगेश, मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले एक व्यू आपसे, अब क्योंकि बाजार क्लियरली अर्निंग्स को देख रहा है, चाहे यूएस मार्केट्स में वहां पे भी अर्निंग्स का ट्रिगर है, हालांकि सीपीआई फिगर्स और इन्फ्लेशन फिगर्स वो तो एक है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में क्लियरली अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। और आज एक सुबह एक नोट आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। उन्होंने इंडिया के Q4 एक्सपेक्टेशन पर अच्छी बुलिश व्यूज दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो अर्निंग्स है वो ऑलरेडी एक अप साइकिल में ही है और इनफैक्ट आपको कई सारे सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ दिखेगी, फाइनेंशियल्स हो, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, और इनफैक्ट 10 में से 8 सेक्टर्स हैं जहां पर EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखेगा। आप कैसे अर्निंग्स पर इस वक्त व्यू बना रहे हैं, कौन से स्पेसेस पर आप बुलिश हैं? गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ET Now में होस्ट करने के लिए। देखिए, मार्जिन तो बढ़ेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस भी नीचे आया है। इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर नीचे है तो उसका काफी हद तक इम्पैक्ट EBITDA पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। बट कई सेक्टर है जहां पे हो सकता है इतना सेल्स लगिच रहा हो, तो वहां पे टॉप लाइन में मिस पॉसिबल है, बट EBITDA में मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर विल शो सम पॉजिटिविटी इन देयर अर्निंग्स एंड एज वेल एज EBITDA ग्रोथ। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्लियरली Q4 नतीजों पर अब ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। और योगेश, गुड मॉर्निंग, गुड टू टॉक टू यू, गुड टू कनेक्ट विथ यू। बाजार में काफी सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त पॉजिटिव भी प्ले आउट हो रही है, चाहे फिर वो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो या डोमेस्टिक। देखिए, जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो पर्सिस्ट रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट डोमेस्टिक मार्केट्स का हो रहा है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स, ग्रोथ ट्रिगर्स आपके हिसाब से बाजार के लिए कौन से हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिससे आप वॉच आउट कर रहे हैं? आपके पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें एलोकेशन सबसे ज्यादा देखी है आपने? देखिए, ग्लोबली इंडिया जो है ऐसा कंट्री है जहां पे ग्रोथ है और रियल इंटरेस्ट रेट जहां पे पॉजिटिव भी है। तो इंक्रीमेंटली अगर आप ग्रोथ देखेंगे अगले 10 सालों के लिए या 20 सालों के लिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे ग्रोथ है, जहां पे पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है। इसके लिए अगर आप देखेंगे काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग चाइना +1 के तहत इंडिया में आ रही है। तो स्ट्रक्चरली इंडिया इज हेडिंग फॉर ए गुड बुल मार्केट ग्रोथ, स्पेशली फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। क्योंकि आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे इंडिया का आज भी सबड्यूड है, रफली 2200 के आसपास रफली मिलेगा। लेकिन पर कैपिटा इनकम यहाँ से जब बढ़ता है तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इसमें बहुत एज ए परसेंटेज ऑफ द इनकम बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आपको यहाँ पे जैसे आपने हिस्टोरिकली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मान लो X देखा होगा, तो अगले 10 सालों में 3x 4x पॉसिबल है, क्योंकि एक मिनिमम के बाद आदमी ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी ज्यादा खर्चा करता है। प्लस आपका मैन्युफैक्चरिंग है, बिकॉज ऑफ चाइना प्लस पॉलिसी, तो इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर आप देखेंगे काफी सारे रिफॉर्म्स इंडिया ने किए थे, जैसे GST है, लैंड एक्विजिशन बिल है, बट उसका जो बेनिफिट कोविड की वजह से मिल नहीं पाया था। लेकिन अगर आप देखेंगे काफी सारे जो बेनिफिट्स है अभी आप देख रहे हैं, GST कलेक्शन में देख रहे हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टैक्स टू GDP, वो काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है, वर्सेज इतना बिजनेस नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि काफी सारे बड़े जो कंपनीज है मार्केट शेयर गेन करके ग्रो करती जा रही है। तो ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड बेटर गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्लस ग्लोबली देयर इज ए डी ग्लोबलाइजेशन हैपनिंग, जिसकी वजह से इंडिया इज ए प्रेफर्ड कंट्री बिकॉज ऑफ द साइज, अवेलेबल स्किल सेट। बिकॉज अगर बाकी सब कंट्री देखेंगे, अगर आपको चाइना को रिप्लेस करना है तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे कंजम्पशन मार्केट भी बहुत बड़ा है और मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने का भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि पूरी दुनिया में इंडिया का ये कंट्री का जो जिस स्टेज पे हम लोग जहाँ पे रिफॉर्म्स है, वर्किंग पॉपुलेशन है, काफी सारा आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग लैंड भी है, तो स्ट्रक्चरली काफी चीजें पॉजिटिव है जो कि आज की तारीख में किसी देश में अवेलेबल नहीं है। पर ये काफी हद तक बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार पहली बार आप देखेंगे कि काफी सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना ऑलरेडी चालू हो चुका है और काफी हद तक इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो नलीफाई होता जा रहा है। इनफैक्ट अभी हो सकता है कि 1 या 2 और हाइक हो, उसके बाद रुक जाए ग्लोबली भी। बट लेकिन काफी हद तक इंडिया इज ए रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव कंट्री, तो जहां पे हमें इतना इफेक्ट शायद ना पड़े।
तो बाजार के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है इन्वेस्ट करने के लिए। जिसका भी लॉन्ग टर्म व्यू हो, डेफिनेटली दिस इज अ गुड मार्केट टू इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट। ठीक है योगेश जी, फिर थोड़ा हमको और क्लैरिफिकेशन दीजिए। अगर आप इंडिया को लेकर काफी बुलिश हैं और आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ठीक है, तो टिपिकली वो डोमेस्टिक सेक्टर्स पे जाए जिसका ज्यादा ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है, या फिर उन्हीं सेक्टर्स पे रहे जिसका थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर भी है, वो ऑटोमेटिकली फिर हेज भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आईटी और फार्मा जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर ज्यादा है, कैपिटल गुड्स जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर कम है। देखिए, कैपिटल गुड्स में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका 70-80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है। दूसरा ऑटो एंसिलरी, देखिए ऑटो एंसिलरी डोमेस्टिक डिमांड को भी सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट अगर एक नया मार्केट खुलता है बिकॉज ऑफ चाइना +1 यूरो +1, तो एक एडिशनल बिजनेस होता है और सेम कंपनी के लिए एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ जाता है। केमिकल कंपनी जो इंडिया में भी बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये कुछ कुछ जो सेक्टर है वो एक्सपोर्ट की वजह से ग्रो करेंगे और डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से भी ग्रो करेंगे। हाँ, आईटी एक स्टैंड अलोन बिजनेस है जो इंडिया का वेटेज फिर भी कम है कंपेयर टू फार्मा की। फार्मा का डोमेस्टिक साइज भी काफी है, तो काफी सारी कंपनी है 50 to 20% डोमेस्टिक बिजनेस करती है और बाकी जो है सिर्फ एक्सपोर्ट का रहता है। तो उनका मिक्स्ड है, फार्मा कंपनी टू कंपनी है। कई कंपनी 90% या 100% एक्सपोर्ट करती है, कई कंपनी 20% ही एक्सपोर्ट करती है। तो ये बहुत मिक्स्ड है क्योंकि हर फार्मा कंपनी का एक अलग यूनिकनेस है। पर फिर भी फार्मा एक डिफरेंट सेक्टर है जो अपन किसी इकोनॉमिक ग्रोथ से या किसी लिंक नहीं कर सकते। ये अलग, इनके डायनामिक्स बहुत अलग होते हैं। तो सेक्टर्स में देखेंगे ऑटोमोबाइल है, जैसे मैंने बताया ऑटो एंसिलरी है, आपके काफी सारे केमिकल कंपनीज है, कैपिटल गुड्स कंपनी एक्सपोर्ट करती है जो डोमेस्टिक में भी काम कर रही है। और इंडिया में जैसे डोमेस्टिक के लिए डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हम लोग बात करते हैं कि जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो काफी सारे जो सेक्टर्स है या प्रोडक्ट्स है उनमें अच्छी ग्रोथ आ जाती है, जैसे कि फुटवेयर है, अपरेल्स है, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। और एक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के बाद इंडिया में बहुत सारी चीजें भी ऑलरेडी चालू हो गई, जैसे अर्बनाइजेशन है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट है। पर कैपिटा इंप्रूव होते ही आपका बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो इन सब में भी आपको लॉन्ग टर्म में 4 से 5 साल में अच्छा ग्रोथ रहेगा इसमें। ओके योगेश, अब तक जो फार्मा पे एक कंसर्न रह रहा था क्योंकि जो यूएस को जो एक्सपोर्ट करती थी फार्मा कंपनीज, उनके लिए चैलेंजिंग पीरियड रहा है पीछे। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो बाजार में भले ही सारे सेक्टर्स चल रहे हो, डिफेंसिव बेट्स में फार्मा जैसे स्टॉक्स भी, डॉक्टर रेड्डीज हो, डिविस लैब हो, इनमें अच्छी मूव है। और इनफैक्ट अब तो मिड कैप फार्मा में लॉरस और लिपिन जैसे स्टॉक्स भी चल रहे हैं। थोड़े से रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि यूएस को जो शिपमेंट्स हैं वो इम्प्रूव हुई है लास्ट मंथ में, ये डेटा सुधरता हुआ दिख रहा है। तो क्या यूएस को जो केटर करती हैं, जो यूएस एक्सपोर्ट बेस्ड फार्मा कंपनीज हैं, क्या उनके अब उनमें एक इंटरेस्ट फिर से रिन्यूड आ रहा है? क्या उन्हें देखना चाहिए? आप क्या व्यू बना रहे हैं इस पर? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक बात तो मैं नहीं करूंगा कि म्यूचुअल फंड के तहत में बात नहीं कर सकते, लेकिन डेटा इंप्रूवमेंट है, प्राइसिंग इंप्रूवमेंट है थोड़ा सा कंपेयर टू लास्ट 2 क्वार्टर्स, थोड़ा इंप्रूवमेंट है क्योंकि वहां पर भी यूएस में 2 या 3 साल से जेनरिक की जो प्राइसिंग है ऑलरेडी कम हो रही थी। तो धीरे धीरे वहां पर भी एक स्टेबलाइज हो गया है, प्राइस गिरना कम हो गया है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गया है और काफी हद तक चाइना +1 जो फैक्टर थे थोड़ा थोड़ा प्ले आउट सभी सेक्टर में चालू हुआ है। हालांकि फार्मा में इतना इजी नहीं है क्योंकि काफी आज भी इंडियन फार्मा कंपनीज काफी सारा जो मोर देन 70-80% जो रॉ मटेरियल है चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। तो इसके लिए मार्केट शेयर गेन कम है, लेकिन आप यूएस के जेनरिक मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर जो है कम हो गया है और थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा है। बट 1-2 क्वार्टर और देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड कैसा है, ये वन ऑफ है, इन्वेंट्री चैनल फिलिंग है, क्या है, ये चेक करना पड़ेगा कि एज ऑफ नाउ खाली 1 महीने के डेटा है, 2 महीने के डेटा पे आप बहुत जल्दी रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, बट डोमेस्टिक मार्केट जो है अच्छा चल रहा है। जैसे रिसेंटली आईपीएम का डेटा आया था, ओवरऑल ग्रोथ फार्मा की ऑलमोस्ट डबल डिजिट में रही है और काफी कंपनीज ने ग्रो किए बिकॉज ऑफ हायर, कई जगह लास्ट ईयर का बेस हाई था उसके बाद भी ग्रो किया है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है डोमेस्टिक फार्मा के लिए। योगेश जी, बाय योर पॉइंट, इमीडिएट डेटा पर रिलाई नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्ले फार्मा के लिए कैसे इस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा बैंक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल, आईटी, लीजर जैसे सेक्टर्स हैं जो कि आपके फोकस रेडार पर। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे योगेश, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए, फार्मा को हमने टच बेस किया तो आगे फार्मा सेक्टर